एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 4 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे लेपर्ड्स के बारे में बात की गई है कि उड़ीसा के फॉरेस्ट में इनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज आई है 22% से, और पास्ट 2 इयर्स में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनिमल्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, राइट। तो इंडियन लेपर्ड्स के बारे में हम देखेंगे। आईयूसीएन स्टेटस है वर्नरेबल, याद रखनी है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये 8 जो सब स्पीसीज है लेपर्ड की, उसी में से एक है इंडियन लेपर्ड्स। बाकी कौन कौन सी सब स्पीसीज हैं, तो अफ्रीकन लेपर्ड्स, इंडियन लेपर्ड्स, जावान लेपर्ड्स, अरेबियन लेपर्ड्स, अमूर लेपर्ड्स, श्रीलंकन लेपर्ड्स, इंडो चाइनीज लेपर्ड्स और पर्शियन लेपर्ड्स। ठीक है, तो ये टोटल 8 सब स्पीसीज है। इंडियन लेपर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया, नेपाल, भूटान और कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में ये मिलते हैं। इंडियन लेपर्ड्स आपको याद रखनी है कि ये वर्नरेबल है इंडिया, भूटान और नेपाल में, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पाकिस्तान में। आपको याद रखनी है, पाकिस्तान में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जबकि वर्नरेबल कहाँ है, तो इंडिया, भूटान और नेपाल में। और ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए तो है ही, पर आपको एज अ जनरल स्टेटमेंट मैं कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो आप 8 सब स्पीसीज लेपर्ड की देख रहे हैं, सारी की सारी वर्नरेबल नहीं है। कुछ इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, कुछ एंडेंजर्ड भी है। अगर यूपीएससी आपसे जनरल स्टेटमेंट पूछे कि जितनी भी लेपर्ड्स पाई जाती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सारी वर्नरेबल है या सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है, ये 8 सब स्पीसीज में से कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, एंडेंजर्ड भी है, नियर थ्रेटेंड भी है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन आप इसकी अच्छे से याद रखें और सबसे ज़्यादा कहाँ ये पाई जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। ये मैप है, ये मैप से थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। ये रेड वाली जो आप स्पॉट देख रहे हैं, राइट, यहीं पे लेपर्ड्स लेपर्ड्स रेसिडेंट है। ठीक है, यहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक स्कीम आई है, सेंटर सोच रही है कि अब फंड्स को एलोकेट करे समग्र शिक्षा अभियान के लिए, पर उसमें भी डिले आ रही है, राइट। तो हम समग्र शिक्षा अभियान के बारे में देखेंगे। इसके बारे में हमने एक दो बार और डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो एक बार दोबारा हम डिस्कस करेंगे और डिटेल्स इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, और कवर करती है प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक। आपको याद रखनी होगी। स्कीम ट्रीट करती है स्कूल एजुकेशन एज अ कंटोनम एंड इन अकॉर्डेंस विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इंडिया की SDG 4, तो इसे फुलफिल करने में ये समग्र शिक्षा स्कीम हेल्प करती है। ये स्कीम इम्प्लीमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, तो राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी। ये स्कीम को एक्सटेंड किया गया 5 ईयर पीरियड के लिए। आपको याद रखनी है 2021 से लेके 2025 तक। ये स्कीम कितनी कवर कर रही है स्कूल, तो याद रखनी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यूपीएससी चेंजेस करके इसमें नंबर्स में आपसे पूछ सकती है। तो स्कीम कवर करती है 1.16 मिलियन स्कूल्स, 156 मिलियन स्टूडेंट्स और 5.7 मिलियन टीचर्स। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर्स हो या एडेड स्कूल्स के। ठीक है, तो ये कवर करती है। इस पर्टिकुलर स्कीम ने, समग्र शिक्षा स्कीम ने 3 स्कीम को सबसूम किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी वो स्कीम है, तो शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिका शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। याद रखनी है, 3 स्कीम सबसूम किया इसने। ये इम्प्लीमेंट की जा रही है एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम के बारे में आपको डिफरेंस पता होगी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के फंड्स अलोकेट करती हैं और कोई स्कीम को रन करती हैं। ठीक है, जबकि सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट फंड को अलोकेट करती है और उस स्कीम को रन करती है। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और यहाँ आप देख ही सकते हैं 60-40 की जो रेशियो है फंड्स की, वो डिवाइड की गई है सेंटर और स्टेट्स में। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च की गई थी, तो आपको याद रखनी है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। और ये लॉन्च हुई थी 2018 में, याद रखनी है 2018 में, पर ये 2021 से 2025 के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, ये एलिफेंट्स पे, तो इसे हम देखेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है, ये एक इमेज है। एलिफेंट्स पे यूपीएससी ने पूछा हुआ है, फिर भी हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो
3 लिविंग स्पीसीज अभी रिकग्नाइज की गई है एलिफेंट्स की, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स या इंडियन एलिफेंट्स। अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स याद रखनी है, बुश एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स ये दोनों लिस्टेड है इंडेंजर्ड, ठीक है, या आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से ये इंडेंजर्ड है। जबकि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है, याद रखनी है, फॉरेस्ट एलिफेंट ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखनी होगी आपको स्टेटस। एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में हम देखेंगे तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्किन स्मूदर रहती है अफ्रीकन एलिफेंट्स के हिसाब से, ठीक है, कंपैरिजन में। और सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज है एलिफेंट की इन एशियाटिक या एशियन एलिफेंट्स, अफ्रीकन बुश एलिफेंट के बाद, और साइड्स में अपेंडिक्स 1 में है। ये थोड़ी बेसिक थी, हमें पता होना चाहिए। और जो पूरी ग्रुप रहती है उसे हेड कौन करता है, तो फीमेल एलिफेंट उसे हेड करती हैं। बढ़ते आगे, ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, कि उन्होंने अच्छी रोल उन्हें वो और स्पीकर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्पीकर को अच्छी से रोल प्ले करनी चाहिए डिफेक्शन वाली केसेस में। तो हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ये परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, याद रखनी है। इंश्योर क्या करती है, फ्री और फेयर इलेक्शंस कंट्री के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन ये ऑल इंडिया बॉडी है, ठीक है, तो ये सेंट्रल और स्टेट्स दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन कंसर्न नहीं रहती है अगर इलेक्शन पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ की अगर रहती है, उसमें याद रखनी है आपको। उसके लिए कौन कंसर्न है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से प्रोविज़न है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसर्न है इलेक्शन पंचायत की हो या म्यूनसिपैलिटीज़ की हो। डायरेक्ट स्टेटमेंट है और जनरल स्टेटमेंट है, पूछ सकती है यूपीएससी। बढ़ते हैं आगे। अब 1950 से लेके 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। फिर 1989 के बाद से प्रेसिडेंट ने इसमें 2 और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को ऐड कर दिया। फिर बाद में अभी अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ याद रखनी है कि ये थ्री मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो मल्टी मेंबर बॉडी है, आपको ये याद रखनी है। अब इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं उनके पास इक्वल पावर रहती है, उनकी सैलरी भी इक्वल रहती है, अलाउंसेस भी इक्वल रहती है, राइट। और वो सिमिलर रहती है किसके, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, याद रखनी है, सिमिलैरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेस, पावर और जो प्री रिक्विट्स हैं ये सारी सेम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के। कितने ईयर के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं इलेक्शन कमीशन, तो 6 ईयर के लिए या 65 ईयर अगर उनकी एज अटेंड हो जाती है, दोनों में से अर्लियर जो है उसमें, ठीक है। कैसे रिमूव होते हैं, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही इलेक्शन कमीशन के भी मेंबर्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी भी ऐसी क्वालिफिकेशन, चाहे एजुकेशनल हो, लीगल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जुडिशियल हो, ऐसी कोई सी भी प्रिस्क्रिप्शन वहाँ मेंशन नहीं है कि इसी के बेसिस पे मेंबर जो हैं इलेक्शन कमीशन के वो क्वालिफाई होंगे ये इस ऑफिस, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को होल्ड करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी भी टर्म को भी स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है, ठीक है, कि क्या टर्म होगी पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के, ठीक है। यहाँ हालांकि हम देख सकते हैं 6 ईयर और 65 ईयर है टिल, पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कितने टर्म के लिए ये ऑफिस होल्ड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशंस के जो मेंबर है उन्हें रोका भी नहीं किया है, वो चाहे तो फर्दर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिसेस में और उनकी ऑफिसेस को होल्ड कर सकते हैं। अब द इलेक्शन कमीशन जो है यानी इलेक्शन कमीशन उसे असिस्ट कौन करता है, तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स उसे असिस्ट करते हैं, ठीक है, जो लिए जाते हैं सिविल सर्विसेज से। और स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करता है, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन पे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की कैसे किनके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, आपको ये याद रखनी होगी। पढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे इंडिया और इटली की रिलेशंस के बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम देखेंगे। एक तो ऑपरेशन स्माइल, दूसरी G20 के बारे में यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो ऑपरेशन स्माइल आपको याद रखनी है,
ये मेडिकल सर्जरी के लिए लाई गई है। इंडिया और इटली के बीच में ये पर्टिकुलर जॉइंट ऑपरेशन चलाई जा रही है। बस यूपीएससी को पूछनी होगी तो सिंपली आपसे पूछेगी कि ऑपरेशन इस्माइल न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये मेडिकल सर्जरी ऑपरेशंस के लिए है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेशंस वगैरह यूपीएससी पूछती है, इसी ईयर यूपीएससी ने कुछ पूछा भी था ऑपरेशंस पे। बढ़ते हैं आगे। अब G20 के बारे में देखते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 सोवरेन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन की। काम क्या करती है? तो ग्लोबल इकोनॉमी चीज़, जो ग्लोबल इकोनॉमी की चीज़ें हैं उस पे, वैसी इश्यूज पे ये डील करते हैं, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो उसमें ये डील करते हैं, या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ों पे ये मिलके कंट्रीज वर्क करती हैं। G20 को कहा गया है कि इसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी इसके अंदर है, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज वाली कंट्रीज हैं वो G20 ग्रुप की मेंबर हैं। और ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि 80% वर्ल्ड की ग्रॉस प्रोडक्ट ये कवर करती है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, और 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड लैंड एरिया ये कवर करती हैं। वैसे ये जो फैक्ट्स है, ऐसी फैक्ट्स यूपीएससी ने आप पूछा हुआ है अपने प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी में चेंजेस करके यूपीएससी पूछेगी अगर आपको टिक करना चाह रही है, या अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना चाह रही है तब। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 80% ग्लोबल वर्ल्ड की जो क्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट ये कवर करती है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड की लैंड एरिया। अब G20 फाउंड कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उसके बाद। और G20 लेटेस्ट सीरीज़ है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनिशिएट की गई थी, ये आपको याद रखनी होगी। 18th समिट G20 की कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखनी है, न्यू दिल्ली में हुई थी 2022 में, वो 18th G20 समिट थी। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई हुई है, ठीक है। ये जानकारी थोड़ी सी है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि ओपेक प्लस और ओपेक कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है। अभी आपको पता होगा कि ईरान कंट्री ने 100+ मिसाइल्स को लॉन्च कर दी है इसराइल कंट्री पे, राइट? इसराइल कंट्री में। तो इसराइल कंट्री ने रिटेलिएशन के लिए, बदला लेने के लिए, इसराइल कंट्री ने ये कहा कि जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं ईरान की, उन सारे को टारगेट करेगी और सारे को ये बर्बाद कर देगी। तो ओपेक कंट्री के द्वारा क्या कहा गया कि अगर ईरान में ये सारी अटैक कंडक्ट होती हैं और अगर उनकी ऑयल रिसोर्सेज अगर बर्बाद भी हो जाती हैं, तो कोई इशू नहीं है। ओपेक कंट्री के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि जो ईरान कंट्री है उसकी भी लॉसेस को ये बियर कर सकती हैं। तो यही पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ओपेक और ओपेक प्लस, उसे हम देखेंगे। तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ये कार्टेल बेस्ड ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जितने भी मेंबर्स जो कंट्रीज हैं ओपेक की, ये मिल के ग्लोबल ऑयल मार्केट की प्राइसेस को सेट करती हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होती हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये कार्टेल बेसिस ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये फाउंड कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी बगदाद में। 5 कंट्रीज़ ने मिलके ओपेक को फाउंड किया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला, ठीक है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। अभी ये पर्टिकुलर ओपेक में 12 मेंबर्स कंट्री हैं। हेडक्वार्टर्स आपको याद रखनी है बगदाद, सॉरी, हेडक्वार्टर्स इसकी है वेना, ऑस्ट्रिया में। अब ये कौन कौन से 12 मेंबर्स कंट्री वो हम अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें पता होना चाहिए कि 79.5% वर्ल्ड की जो ऑयल प्रूवन रिजर्व्स हैं वो ओपेक नेशंस के अंदर हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और ओपेक में 12 मेंबर्स कंट्री कौन कौन है? तो 5 मिडिल ईस्ट के हैं, 6 अफ्रीकन हैं और एक साउथ अमेरिका अमेरिकन, ठीक है, कंट्री है इंक्लूडेड। तो अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी, केबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेनेजुला। वेनेजुला ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, राइट? और साउथ अमेरिका में एक ही कंट्री है जो है वेनेजुला। एक ही कंट्री नहीं है, जो एक ही कंट्री है जो ओपेक नेशंस के अंदर इंक्लूडेड है, मेरा ये कहने का मतलब है। ओपेक प्लस में कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो ऐसी कंट्रीज जो ओपेक की मेंबर नहीं है, नॉन ओपेक कंट्रीज कौन कौन है ओपेक प्लस में? तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, ब्राज़ील, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान और सूडान। तो ये कंट्रीज़ हैं ओपेक प्लस की। आपको याद रखनी है कि इंडिया ना ही फाउंडिंग मेंबर है ओपेक या ओपेक प्लस की, ना ही मेंबर है ओपेक या ओपेक प्लस की, क्योंकि इंडिया में उतनी ऑयल ऑयल वैसी रिजर्व नहीं है, राइट। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है टाइफून्स के बारे में, ताइवान में आई है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थी, जैसा कि इमेज में भी आप देख सकते हैं। अब ये
साइक्लोन्स के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको वीडियो में मैंने बताया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स क्या हैं, साइक्लोन्स कैसे आती हैं, कौन कौन सी रीजन में क्या क्या साइक्लोन्स को नाम से बुलाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में बताई हुई है। और यहाँ आप उसे समझने से अच्छी रहेगी, आप बहुत डिटेल में आराम से आप उस वीडियो को देखें क्योंकि स्टैटिक पार्ट है वो। तो आई बटन में साइक्लोन्स की मैं वहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा, आप क्लिक करके साइक्लोन्स की कंप्लीट जानकारी आप ज़रूर देखें। या आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी ज्योग्राफी की वहाँ पे सीरीज़ है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देखें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूरी ईयर में 60 to 70%, 60 to 70 साइक्लोन्स आती हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो हर साल आपको न्यूज़ में साइक्लोन्स के बारे में कम ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिलेगी। स्टैटिक पार्ट है इसलिए आप अच्छे से उसे देखें। मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत डिटेल में आप उसे समझें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है जहाँ पे चाइना ने असॉल्ट कर दिया है फिशर्समैन जो वियतनाम कंट्री के थे उन्हें साउथ चाइना सी में। अब कहाँ पे किया है, तो एक पार्सल आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में, वहाँ कुछ आइलैंड्स आप देख लें। यहाँ ये है पाराटस आइलैंड्स, ठीक है, ऊपर है। और ये है पार्सल आइलैंड्स और ये है स्पार्टली आइलैंड्स। तो साउथ चाइना सी में ये जो पार्सल आइलैंड्स हैं और ये है कंट्री वियतनाम, तो यहीं के फिशर्समैन को चाइना ने असॉल्ट कर दिया। अब क्यों किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक जो 9 डैश इमेजिनरी लाइन है उसके हिसाब से चाइना क्लेम करती है कि साउथ चाइना सी पे सिर्फ उनका हक है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें एंटर नहीं कर सकती हैं या इसे यूज़ नहीं कर सकती हैं क्योंकि कंप्लीट अथॉरिटी चाइना की है। तो ये वियतनाम कंट्री यहाँ देख सकते हैं, इसी के फिशर्समैन के साथ असॉल्ट की गई है। और आपको पता होगा कि ये साउथ चाइना सी को लेकर चाइना और फिलीपींस के बीच में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक्स थी, हमें पता होना चाहिए कौन कौन आइलैंड्स कहाँ पे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है जहाँ पे चागोस आइलैंड्स के बारे में बात की गई है कि यूनाइटेड किंगडम इसे रिटर्न कर रही है मॉरिशस कंट्री को, ठीक है। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम 50 ईयर्स 50 साल से ज़्यादा समय से ये चागोस आइलैंड्स पे इनकी राइट्स थी। अब ये सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही थी मॉरिशस कंट्री की, तो अब यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया है और यूनाइटेड किंगडम ने रिटर्न करने की बात की है, चागोस आइलैंड्स को वो रिटर्न कर देगी मॉरिशस कंट्री को। तो ये है, आप देख सकते हैं यही है, यहाँ पे इंडियन ओशियन में है ये चागोस, चागोस आरपी लेगो। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड वाली डॉट है ना, यहाँ पे है। और यहाँ देख सकते हैं अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ एडन होगी इधर पे, ऑफ बंगाल इधर इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन में है ये। आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में यूपीएससी ने हालांकि पूछ लिया है पर हमें पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। अब ये नेटो के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि नेटो की चीफ जो है वो यूक्रेन को विजिट करेंगे। क्यों, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। अब हम यूक्रेन के बारे में देख ले, सॉरी यूक्रेन नहीं, नेटो के बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, इसे नॉर्थ अटलांटिक अलाइंसेस भी कहा जाता है। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलाइंस है जिसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं, 30 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिश हुई थी। और नेटो क्या है, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। यानी जितने भी नेटोज के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई थर्ड कंट्री है यानी थर्ड स्टेट है, अगर वो अटैक करती है कोई सी भी एक कंट्री जो नेटो की मेंबर है उसे, तो जितने भी मेंबर्स हैं नेटो के वो सारे मिलके उस थर्ड कंट्री पे कलेक्टिव एक्शन लेंगे, उस पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब नेटो की हेडक्वार्टर्स, मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो आपको याद रखनी है ब्रुसेल्स बेल्जियम। और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स कहाँ है नेटो की, तो मोन्स बेल्जियम। अभी 10 फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने नेटो की स्टार्ट किया है, जैसे कि बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें ये आपको याद रखना है कि इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया ना ही ये फाउंडिंग मेंबर्स है नेटो की, ना ही नेटो को ज्वाइन किया है, ना ही ज्वाइन किया है बाद में विड्रॉ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, आपको याद रखनी है। अब स्वीडन ने रिसेंटली 2024 में नेटो को ज्वाइन किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे रेड सी में ग्रीस की एक शिप थी, उसे अटैक कर दिया गया, हौती रेबेल ग्रुप्स है उनके द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए हौती रेबेल ग्रुप्स कहाँ के हैं, तो ये यमन कंट्री के हैं। और ये रेड सी देख सकते हैं, इनकी बाउंड्री शेयर होती है रेड सी से, तो इधर से जो क्रॉस होते हैं उस पर ये अटैक करते हैं और उसे लूटते हैं, ठीक है। और भी हम कुछ डिटेल्स देखेंगे रेड सी के बारे में। तो ये है रेड सी जहाँ भी मेरी कर्सर है। अब कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो आपको पता होना चाहिए इजिप्ट, सूडान, इटेरिया, तिबूती, ठीक है, इधर यमन, सऊदी अरेबिया,
और ये पर्टिकुलर अभी जहाँ मेरी कर्सर है एरो आप देख सकते हैं, ये वाटर बॉडी पतली सी, ये है गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी से कनेक्ट होती है। अब गल्फ ऑफ अकाबा कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। इधर पर्शियन गल्फ आप देख सकते हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ से, क्योंकि अभी ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ से। यहाँ गल्फ ऑफ एडन आप देख सकते हैं जो जिबूती, यमन और सोमालिया से बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक मीटिंग आई है जहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है उन्होंने श्रीलंकन इंडिया श्रीलंका की टाइज के बारे में बात की। तो ये थोड़ी थी न्यूज़ में, पर इसमें एक चीज़ मेंशन है सागर, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सागर की फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सागर। ये लॉन्च कब हुई थी सागर? तो 2015 में हुई थी। ये क्या है? तो ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक विजन है इंडियन ओशियन रीजन में। और इसमें क्या इंडिया करने की कोशिश कर रही है सागर इनिशिएटिव से कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को डीप करने की कोशिश कर रही है इंडिया। जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने की सोच सोच रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने की सोच रही है, जितने भी इंडियन ओशन रीजन वाली कंट्रीज़ हैं, राइट, उनमें। तो आपको याद रखनी है सागर की फुल फॉर्म लॉन्च कब हुई थी? 2015 में। ये है क्या? तो आपको याद रखनी है, ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए लाई गई थी। वैसे फुल फॉर्म पूछ सकती है यूपीएससी, फुल फॉर्म भी कुछ कुछ ईयर्स में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि सागर आखिर है क्या। ठीक है, तो आज की न्यूज़ में बस इतनी जानकारी कवर्ड है। उम्मीद करूंगा कि कुछ आपने सीखा है। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, या अगर आपको पसंद आई, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन यूपीएससी ओरिएंटेड मैनर में कर सकें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।